हो गई पीर पर्वत से अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही है, कहीं वो आग तो वो आग जलनी चाहिए। साथियों, इसी आग को लेकर आपने आगे बढ़ना है और जिस जज्बे के साथ आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस जज्बे को और आगे बढ़ाना है। ठीक है, मैं अमित सामंत नमस्कार करता हूं आप सभी को और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, सबसे पहले तो कुछ लोगों का क्वारी था कि सर क्या SSC GD की क्लासेस भी आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए, एक तो समय का है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, टाइम नहीं हो पाता है। ठीक है, मैं बड़े बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकाल के यूट्यूब के लिए वीडियो बना पाता हूँ और इसी वीडियो को बनाने में फिर एडिट करने में डालने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको SSC GD के लिए क्लासेस पढ़नी है, अगर आप नियर बाई पिथौरागढ़ हैं, पिथौरागढ़ के आसपास हैं, तो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है पिथौरागढ़ में। क्या है? कोचिंग इंस्टीट्यूट है पिथौरागढ़ में, क्वांटम द विनिंग एज नाम से, क्वांटम द विनिंग एज नाम से, जहां आज ही से, यानी कि आज ही मान के चलिए कि आज कितना तारीख है आपका, 4 तारीख के आसपास। ठीक है, 3 तारीख से आपका किसका बैच स्टार्ट हुआ? आपका SSC GD का नया बैच स्टार्ट हो गया। ठीक है, 10 से 12 चल रहा है GD का बैच। तो अगर आप लोग चाहें तो आप हमसे कहां जुड़ सकते हैं? क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। ठीक, चलिए अब इसके बाद ज्यादा देर न करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं और आज हमारा हिंदी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी का हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है वर्णमाला। ठीक है, तो आप लोग कॉपी के बीच में डालिएगा वर्णमाला, कॉपी के बीच में डालिएगा वर्णमाला। ठीक है, अच्छा, अब वर्णमाला को जानने से पहले, यानी कि वर्णमाला को पढ़ने से पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, जैसे अगर हम बोले कि हिंदी व्याकरण की अगर बात करें, किसकी बात करें? हिंदी व्याकरण की अगर बात करें तो हिंदी व्याकरण आपका 3 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। ठीक है, हिंदी व्याकरण को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। ठीक, अब 3 भागों की अगर बात करें तो पहला आपका हो गया वर्ण विचार। पहला क्या हो गया? वर्ण विचार। पहला क्या हो गया आपका? वर्ण विचार। ठीक है, दूसरा हो गया आपका क्या? शब्द विचार। दूसरा क्या हो गया? शब्द विचार। और तीसरा आपका हो गया क्या? वाक्य विचार। तीसरा क्या हो गया? वाक्य विचार। तो हिंदी व्याकरण को 3 भागों में पढ़ेंगे। क्या क्या? वर्ण विचार, फिर आपका शब्द विचार, उसके बाद आपका क्या? वाक्य विचार। वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, अब वर्ण क्या होते हैं? तो हम लोग दैनिक दिनचर्या में तरह तरह की आवाजें सुनते हैं, तरह तरह की क्या सुनते हैं? आपका ध्वनियां। तो उन्हीं ध्वनियों से जो हिंदी में संकेत निर्मित हुए हैं, यानी कि उन्हीं ध्वनियों से, साउंड से जो चिन्ह बने हैं हिंदी में, उनको क्या बोला गया? वर्ण। तो वर्ण क्या होते हैं आपके? ध्वनियों से निर्मित। किससे बनते हैं? ध्वनियों से निर्मित, ध्वनियों से बने हैं। किससे बने हैं? ध्वनियों से बने हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद शब्द किससे बनते हैं? तो वो वर्णों से बनते हैं। शब्द किससे बने हैं? वर्णों से बने हैं, वर्णों से बने हैं। ठीक है, वर्णों से क्या है? बने हैं। और तीसरा आपका क्या हो गया इसके बाद? वाक्य। तो वाक्य क्या है? शब्दों से बने हैं। वाक्य किससे बने हैं? शब्दों से बने हैं, शब्दों से बने हैं, शब्दों से बने हैं। ठीक है, कौन बने? शब्दों से। वाक्य। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं क, मैंने क्या लिखा? क। ठीक है, हलंत आधा है, तो ये आपका वर्ण है। क्या है? आपका वर्ण है। अच्छा, फिर मैंने बहुत सारे वर्णों को आपस में मिलाया, जैसे मैंने क, धन अ, धन ब, धन औ को मिलाया, तो क्या बन गया? ये बना क और ये क्या बना? ब, यानी कि कब। क्या बना? कब। तो ये क्या हो गया? आपका शब्द। ये क्या है? आपका शब्द है। ठीक है, फिर मैंने लिखा तुम कब आओगे। क्या लिखा? तुम कब आओगे, या तुम कब गए। क्या लिख लिया? तुम कब गए। तो यहाँ पे शब्द आ गए ना, 3 शब्द आ गए, तो ये क्या बन गया? आपका वाक्य। ये क्या बन गया? वाक्य। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ध्वनियों से क्या बनेंगे? आपके वर्ण। क्या बनेंगे? वर्ण। ठीक है, और इसके बाद वर्ण मिलके क्या बनाएंगे? आपका शब्द बनाएंगे, और शब्द मिलके आपस में क्या बनाएंगे? वाक्य। शब्द मिलके क्या बनाएंगे? आपस में वाक्य। आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक लाइन छोड़ के साइड में हिंड डालिएगा। इसके बाद वर्ण विचार। क्या हेडिंग डालना है? वर्ण विचार। साइड में हिंड डालिएगा वर्ण विचार। वर्ण विचार लिखिए और डैश कीजिए। अब वर्ण विचार किसे कहते हैं, यानी कि वर्ण विचार का मतलब होता क्या है? ठीक है, वर्ण विचार लिखिए और डैश कीजिए। चलिए, डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन कौमा उच्चारण, लेखन कौमा उच्चारण, उच्चारण तथा प्रयोग। वर्णों का शुद्ध लेखन कौमा उच्चारण, कौमा उच्चारण तथा प्रयोग। वर्णों का शुद्ध लेखन कौमा उच्चारण तथा प्रयोग क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है। वर्णों का शुद्ध लेखन कौमा उच्चारण तथा प्रयोग वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट इसी के अंदर लिखिए। लिखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है, वर्ण है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है, जबकि लघुत्तम मौखिक इकाई, जबकि लघुत्तम मौखिक इकाई ध्वनि है। जबकि लघुत्तम मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है।
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। और सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि। यानी कि जब मैं भाषा में कुछ लिखता हूं, अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो सबसे छोटा मैं वर्ण ही लिखूंगा। ये सबसे छोटा मैंने क्या लिखा? वर्ण लिखा, इसको वर्ण बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या रहेगी? आपका ध्वनि। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? आपका वर्ण है, जबकि लघुत्तम मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। ये पॉइंट लिखिए। आगे बढ़े, अगला पॉइंट लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एक लाइन छोड़ के, ठीक है। अच्छा, अब अगर कभी ऐसा पूछ ले कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी होगी? आपका वर्ण। और भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई क्या होगी? आपका ध्वनि। अगर कभी ये पूछता है कि भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई क्या है, तो वो भी वर्ण है। लिखिए अगला पॉइंट लिखना, भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण है। लिखित इकाई वर्ण है। इसके बाद एक लाइन छोड़िए, अगला पॉइंट बना के लिखिए। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जैसे लिखिएगा, हिंदी में दो प्रकार के वर्ण हैं। इसके नीचे आके लिखिए, हिंदी में दो प्रकार के वर्ण हैं। हिंदी में दो प्रकार के वर्ण हैं, डैश कीजिए और नीचे आके नंबर 1 लिखिए स्वर। पहला लिखिए स्वर। पहला लिखिए क्या? स्वर। अब स्वर किसको बोलते हैं? देखिए, हिंदी के वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, अर्थात जिनको बोलने में किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हिंदी के वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं और जिनको बोलने में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको स्वर बोलते हैं। तो लिखिए इसके आगे लिखना, हिंदी के वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। हिंदी के वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वर कहलाते हैं। इसके नीचे आके दूसरा पॉइंट लिखिए, व्यंजन। इसके नीचे आके दूसरा पॉइंट लिखिए क्या? व्यंजन, और डैश कीजिए। व्यंजन लिख के डैश कीजिए। अब देखिए, जैसे मैंने क लिखा, ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए अ लिखा, ठीक है, अ लिखा, आ लिखा, ये तो स्वतंत्र है ना, जैसे बोले वैसे ही लिखे। अब मैंने क लिखा, जैसे ना लिखा, तो क अगर आप बोलेंगे क तो लास्ट में अ का साउंड आएगा, ना बोलेंगे तो लास्ट में आ आएगा। इसका मतलब क्या है? ये क मिलके बना है, किससे? आधा क धन अ, ठीक है। ये ना मिलके बना है, किससे? आधा नौ धन आ, आधा नौ धन आ से मिलके बना है। तो क धन अ क हो गया, ठीक है, नौ धन आ ना हो गया। तो व्यंजन के आगे लिखिए डैश करके, लिखिए हिंदी के वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, तथा जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन समझ ली, स्वर और व्यंजन किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक लाइन छोड़ के इसी के अंदर हिंट डालिएगा अक्षर। एक लाइन छोड़ के इसी के अंदर हिंट डालिएगा क्या? अक्षर। अक्षर क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं कोई भी स्वर लिखता हूं, मैंने लिखा अ लिखा, मैंने आ लिखा, ठीक है, मैंने ऊ लिखा, या मैं कोई भी व्यंजन लिखता हूं, मैंने लिखा क लिखा, ठीक है, मैंने ख लिखा, ठीक है, या मैंने सौ लिखा, ठीक है, कोई भी क्या लिखता हूं? व्यंजन लिखता हूं, तो सभी स्वर और सभी व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके अक्षर। हिंदी में स्वर कुल कितने हैं? आपका 11 हैं, अभी पढ़ेंगे हम, और व्यंजन कितने हैं? आपके 33 हैं। ठीक है, लेकिन इनके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे मैंने की लिखा। अब की को व्यंजन तो नहीं बोलेंगे ना, है ना, ये तो स्वर और व्यंजन दोनों से मिलके, जैसे मैंने ये किससे मिलके बना? आपका आधा क धन बड़ी ई से मिलके बना है। ठीक है, तो इसको आप व्यंजन, ना तो आप इसको व्यंजन बोलेंगे, नहीं क्या बोलेंगे? इसको स्वर बोलेंगे। जैसे मैंने क्या लिखा? आपका गा लिखा, तो ये आपका आधा गौ धन आ से मिलके बना है, तो ना तो ये स्वर है और नहीं क्या आपका व्यंजन है। तो यानी कि स्वर और व्यंजन तो अक्षर कहलाते ही हैं। इसके अलावा हिंदी में कुछ और चिन्ह भी हैं जिनको क्या कहा जाता है? अक्षर। अब अगर अक्षर की परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की, तो इसके आगे लिखिए, लिखना हिंदी की वह ध्वनि जो एक श्वास में उत्पन्न होती है। श्वास यानी कि सांस, ब्रेथ। हिंदी की वह ध्वनि जो एक श्वास में उत्पन्न होती है, जो एक श्वास में उत्पन्न होती है, एक ही सांस में निकलेगी, एक श्वास में उत्पन्न होती है, कॉमा कीजिए, अक्षर कहलाती है। अक्षर कहलाती है। जैसे क, गा, नी, कू, ठीक है, ये सब अक्षर हैं, एक ही सांस में उत्पन्न होती है, कॉमा कीजिए, अक्षर कहलाती है। अगला पॉइंट लिखिए, सभी स्वर व व्यंजन अक्षर होते हैं। सभी स्वर व व्यंजन अक्षर होते हैं, परंतु सभी अक्षर स्वर या व्यंजन हो, यह आवश्यक नहीं है।
क्या बोल रहे हैं बात समझते हैं। देखिए जैसे मैंने स्वर लिया क्या अ, तो इसको स्वर भी बोलेंगे, इसको अक्षर भी बोलेंगे क्योंकि एक ही सांस में निकल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने व्यंजन लिया क्या क, इसको स्वर भी बोलेंगे, इसको व्यंजन भी बोलेंगे, इसको अक्षर भी बोलेंगे क्योंकि एक ही सांस में निकल रहा है। अब मैंने लिखा की, अब देखिए की न तो स्वर है, ठीक है, और नहीं क्या है व्यंजन, नहीं क्या है व्यंजन, लेकिन अक्षर तो है, यानी कि क्या है अक्षर है, ठीक है, अक्षर है लेकिन स्वर व्यंजन नहीं है। अगर सिर्फ क होता तो व्यंजन होता, सिर्फ ई होता तो स्वर होता, लेकिन चूंकि की बन गया तो न तो वो स्वर है ना व्यंजन है, अक्षर तो है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदी में जो सभी स्वर हैं और सभी के आपके व्यंजन, सभी स्वर और सभी व्यंजन, ये क्या होते हैं आपके अक्षर, क्या होते हैं अक्षर होते हैं। लेकिन सभी अक्षर स्वर या व्यंजन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, सभी अक्षर स्वर या व्यंजन हो ऐसा अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अब हिंदी में स्वरों की संख्या तय है कितनी 11 और व्यंजनों की कितनी 33, तो क्या अक्षरों की संख्या भी तय की गई है? नहीं, अक्षरों की संख्या असीमित है, मतलब हिंदी में अक्षर कितने भी हो सकते हैं। तो अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए अक्षरों की संख्या असीमित है, अक्षरों की संख्या असीमित है, अक्षरों की संख्या क्या है असीमित है, ठीक है, यानी अनकाउंटेबल है, आप इनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, असीमित है। चलिए इसके बाद एक दो लाइन छोड़िएगा और साइड में हिंट डालिएगा स्वर, एक दो लाइन छोड़ के साइड में पहले हिंट डालिएगा स्वर और डैश कीजिए, स्वर लिखिए और डैश कीजिए, ठीक है। तो हमने स्वर की परिभाषा तो देख ली, ठीक है, यानी कि हिंदी के वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चरित होते हैं अर्थात जिनके उच्चारण में किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब ये शब्द निकला कहां से है, स्वर आया कहां से है, तो स्वर लिख के डैश कीजिए, लिखना, लिखिए यह मूल भाषा अर्थात संस्कृत, यह मूल भाषा अर्थात संस्कृत, यह मूल भाषा अर्थात संस्कृत की अच धातु से निकला है, यह मूल भाषा अर्थात संस्कृत की अच धातु, अच धातु से निकला है, यानी कि संस्कृत में स्वर क्या कहलाए? अच कहलाए, अच धातु से निकला है, अच धातु से निकला है। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए परंपरागत तौर पर, परंपरागत तौर पर स्वरों की संख्या 13 है, परंपरागत ट्रेडिशनली जो हम पढ़ते हैं ना बचपन में वर्णमाला में, परंपरागत तौर पर स्वरों की संख्या 13 है, परंपरागत तौर पर स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद लिखना हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 है, हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 है, हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 है, कॉमा कीजिए, क्योंकि अंक तथा अह को, क्योंकि अंक तथा अह को, क्योंकि अंक तथा अह को, क्योंकि अंक तथा अह को अयोगवाह होने के कारण, अभी बताएंगे अयोगवाह क्या होते हैं, ठीक है, अंक तथा अह को अयोगवाह होने के कारण स्वरों में नहीं गिना जाता, अंक तथा अह को अयोगवाह होने के कारण स्वरों में नहीं गिना जाता, ठीक है। तो हिंदी में परंपरागत तौर पे स्वर कितने हो गए? 13, और कुल संख्या हिंदी में कितनी हो गई? 11, कुल स्वर कितने हो गए आपका? 11। तो एग्जाम में आता तो 11 करना है, 13 नहीं करना है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए हिंदी में हिंदी के स्वरों की संख्या, हिंदी में हिंदी के स्वरों की संख्या, हिंदी में हिंदी के स्वरों की संख्या 10 है, हिंदी में हिंदी के स्वरों की संख्या 10 है, 10 है, क्योंकि इस स्थिति में, क्योंकि इस स्थिति में संस्कृत से आया हुआ स्वर, संस्कृत से आया हुआ स्वर री नहीं लिया जाता, संस्कृत से आया हुआ स्वर री नहीं लिया जाता, ठीक है। तो संस्कृत से एक स्वर आया आपका क्या? री, कहां से आया? संस्कृत से। तो हिंदी में अगर हिंदी के स्वरों की संख्या बोलेंगे तो इसको नहीं लिया जाएगा, कितने होंगे? 10। अगर कुल स्वर बोलता है 11 तो इसमें तो री को लिया जाएगा, कुल स्वरों में री को लिया जाएगा, लेकिन अगर हिंदी में हिंदी के स्वर बोलता है तो उसमें री को नहीं लेंगे, क्योंकि री कहां से आया आपका? संस्कृत से। तो हिंदी में हिंदी के स्वर कितने हो गए आपके? 10, री को नहीं लेंगे, ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट बना के लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसी के नीचे आके लिखिए संयुक्त स्वर, इसी के नीचे आके लिखना संयुक्त स्वर और डैश करना। अब संयुक्त स्वर किसको बोलते हैं? इसके नीचे आके लिखिए संयुक्त स्वर और डैश करना, संयुक्त स्वर लिखिए और डैश करना। अब ये 4 हैं तो इसके ऊपर पे कहीं पे छोटा सा 4 भी लिख लेना। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा ए कोमा आई कोमा ओ कोमा औ, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ए जो मिलके बना है, ये मिलके बना आपका औ धन ई से, किससे मिलके बना है? औ धन ई से। आई किससे मिलके बना है? ये हो गया ए धन ए से, ए धन ए से। ओ किससे मिलके बना है? ओ धन ऊ से, ओ धन ऊ। और औ किससे मिलके बना है? ओ धन ओ से। किससे मिलके बना बाबू? ओ धन ओ से मिलके बना है, ठीक है। ए ओ धन ई, आई ए धन ए, ओ धन ऊ, औ ओ धन ओ, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये 2 अलग अलग स्वरों के मिलने से बने हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोला जाता है। तो हिंदी में संयुक्त स्वर कितने हैं? 4, ए आई ओ और औ। अब आप बोलेंगे कि सर आ या फिर बड़ी ई
या फिर आप क्या बड़ा ऊ, ये भी तो दो स्वरों के मिलने से बने हैं। जैसे आ किससे बना है, औ धन औ से, बड़ी ई किससे मिलके बनी है, ई धन छोटी ई से, और बड़ा ऊ किससे मिलके बना है, छोटा ऊ धन छोटा ऊ से। तो इनको संयुक्त स्वर क्यों नहीं बोलते, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ, इन तीनों को संयुक्त स्वर क्यों नहीं कहा जाता। देखिए आ औ धन औ से मिलके बना है, यानी कि ये औ एक ही परिवार के हैं, तो ये संयुक्त नहीं है, एक ही फैमिली है। जैसे बड़ी ई धन ई के मिलने से बना है, एक ही परिवार के हैं। जैसे बड़ा ऊ धन ऊ एक ही परिवार के मिलने से बना है, तो ये संयुक्त स्वर नहीं कहे जाते। जबकि अगर आप इनको देखेंगे तो सब अलग परिवारों से मिलकर बने हैं, औ अलग परिवार है, ई अलग परिवार, तो क्या बना ए। अब ए बन गया, फिर आई किससे मिलकर बना, ए धन ए से। अब ए अगर खुद ही संयुक्त है तो आई भी संयुक्त होगा, ठीक है। फिर ओ किससे मिलकर बना, औ का परिवार अलग है, ऊ का परिवार अलग है, तो औ धन ऊ क्या हो गया आपका, ओ हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जब ओ ही संयुक्त है तो औ भी संयुक्त होगा, क्योंकि ओ धन ओ से है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा संयुक्त स्वर 4 हैं, ये चारों, ठीक है। इन चारों को लिख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। क्या देखते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी कि स्वरों को उच्चारित कहां से किया जाता है। तो एक लाइन छोड़ के आप लोग साइड में डालिएगा, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी कि स्वर उच्चारित कहां से होते हैं, ठीक है, उच्चारण स्थान। चलिए अब हम पहले लिख लेते हैं। मैंने जैसे लिखा ओ आ लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने लिख लिया, इसके बाद छोटी ई और बड़ी ई लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने दोनों ऊ लिख लिए, उसके बाद आपका क्या लिख लिया, री लिख लिया, फिर लिख लिया ए और आई लिख लिया, ए आई लिख लिया, और लास्ट में क्या लिख लिया, ओ औ। अंक अह को नहीं लेंगे बाबू, क्यों, क्योंकि वो अयुग्वा हैं। अयुग्वाह क्या होते हैं अभी बताते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने गले से लेकर होंठ तक का एरिया याद रखना है, गले से होंठ तक। अब जो सबसे पहले स्वर हैं वो सबसे पीछे से निकलेंगे, यानी कि ओ और आ कहां से, गला यानी कि कंठ। तो ओ और आ क्या हो गए आपके, कंठे, क्या हो गए, कंठे। कहां से निकले आपका, गले से, ठीक है। उसके बाद गले से ऊपर जीभ में, तो ई और ई क्या हो गए, तालव्य यानी कि जीभ, तालव्य यानी कि क्या हो गए, जीभ, ठीक है, जीभ से निकले। अच्छा उसके बाद आपका क्या है, ऊ और ऊ, तो जीभ से आगे होंठ घूमते हैं ना, होंठ घूमते हैं, ऊ बोलेंगे तो होंठ क्या होंगे, घूमेंगे। तो ऊ क्या हो गए आपके, ओष्ठ, ये क्या हो गए, ओष्ठे, ओष्ठे यानी कि क्या आपके होंठ, ओष्ठे यानी कि होंठ या होंठ, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका क्या आ गया, री। अब आप जब री बोलेंगे, री तो जीभ घूमेगी, जीभ क्या होगी, घूमेगी री बोलने में, तो ये है मूर्धन्य, ये क्या है, मूर्धन्य। री आपका क्या रहेगा, मूर्धन्य। और ब्रेड में चीतो आप लिख लीजिए, जीभ में घुमाओ, जीभ में घुमाओ, तो ये क्या हो गया आपका, मूर्धन्य, यानी कि जीभ में क्या आएगा आपका, घुमाओ आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, ए आई। अब इसको समझते हैं। देखिए ए किससे मिलके बना है, औ धन ई से। औ क्या होता है, कंठे, औ क्या है, कंठे, ठीक है। और ई क्या है, तालु, ई क्या है, तालव्य, कंठ धन तालव्य, ठीक है। अब देखो ए किसके मिलके बना है, औ धन ई, तो ये क्या हो गया, कंठ धन तालु, औ कंठ ई तालु, तो कंठ धन तालु क्या, कंठ तालु, यानी कि ए और ए किससे मिलके बना, ए और ए का उच्चारण कहां हो गया आपका, कंठ तालु, इनका उच्चारण हो गया आपका कंठ तालु, कंठ तालु, ठीक है। अगला है आपका क्या, ओ और औ। अगला क्या है आपका, ओ और औ है, ठीक है। अब अगर ओ और औ की बात करें तो ओ किससे मिलके बना आपका, ओ मिलके बना है औ और ऊ से, किससे मिलके बना है, औ धन ऊ से। औ क्या हो गया आपका, कंठ, औ क्या हो गया आपका, कंठ हो गया, ठीक है, कंठे हो गया। और आपका ऊ क्या हो गया, ओष्ठ, क्या हो गया, ओष्ठ, ये हो गया ओष्ठ, यानी कि ये कंठ और ये ओष्ठ, तो दोनों मिलके क्या बने आपके, कंठोष्ठ। तो ओ और औ का उच्चारण कहां हो गया, कंठोष्ठ हो गया, क्या हो गया वो, कंठोष्ठ हो गया, ठीक है। कंठ तालु हो गया, नीचे वाला क्या हो गया आपका, कंठोष्ठ हो गया, ठीक है। ये हो गया स्वरों का उच्चारण स्थान, तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, अयुग्वाह। हम जाते जाते एक बार अयुग्वाह पर बात कर जाते हैं कि अयुग्वाह किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक लाइन छोड़ के साइड में हिंड डालिएगा, एक दो लाइन छोड़ के अयुग्वाह और डैश कीजिएगा, एक दो लाइन छोड़ के साइड में हिंड डालिएगा, अयुग्वाह लिखिए और डैश कीजिए। डैश करके पहले इसके आगे लिखिए, दो होते हैं, पहले लिखिए अंक कॉमा अह, फिर बताते हैं इसका मतलब क्या है। अंक कॉमा अह, ब्रैकेट में लिखिए 2। देखिए हमने अभी भी बात की कि जो स्वर होते हैं वो व्यंजनों के साथ चढ़ते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आधा कौ, धन के साथ एक स्वर जोड़ा, क्या अ, तो ये क्या बना आपका, पूरा कौ, क्या बना, पूरा कौ बना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आधा कौ धन बड़ी ई, तो क्या बना, बड़ी की बना। तो स्वर जो होते हैं किसके साथ चढ़ते हैं आपका, व्यंजनों के साथ क्या होते हैं, चढ़ते हैं। लेकिन दो ऐसे स्वर हैं अंक और अह जो स्वरों के साथ, व्यंजनों के साथ नहीं चढ़ते। तो लिखिए इसके नीचे, लिखना इसके नीचे आके लिखिए, लिखना वे स्वर, लिखना वे स्वर जो व्यंजनों के साथ जुड़कर, वे स्वर तभी इसलिए इनको स्वरों में नहीं रखा जाता है क्योंकि स्वरों की प्रॉपर्टी, स्वरों का जो प्रॉपर्टी है व्यंजनों के साथ जुड़ना, वो वाला काम ये दोनों नहीं करते हैं। लिखिए वे स्वर जो व्यंजनों के साथ जुड़कर, व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, वहन नहीं होते यानी कि उनके साथ जुड़ते नहीं है, व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, वहन नहीं होते क्या कहलाते हैं, लिखिए कॉमा करके, व्यंजन के, सॉरी अयुग्वाह कहलाते हैं, वहन नहीं होते अयुग्वाह कहलाते हैं।
और कौन कौन से अंक और अह वहन नहीं होते, अयुग्वाह कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मैंने लिखा निरंकार, क्या लिखा? निरंकार। ठीक है, अब अगर इसका विच्छेद करें, इसके वर्णों को अलग अलग करें तो देखिए क्या होगा। व्यंजन तो आधे लिखे जाते हैं क्योंकि स्वतंत्र नहीं होते, तो मैंने 9 को क्या किया? आधा। अब किसकी मात्रा है? छोटी ई की, तो 9 धन क्या हो गया? छोटी ई। ठीक है, फिर आपका क्या है? रौ, तो रौ क्या हो गया? आधा। फिर क्या बाहर निकला? अंक, बिंदा भी है ना ऊपर अनुस्वार है, तो रौ धन क्या हो गया? अंक हो गया। ठीक है, फिर क्या बाहर निकला आपका? क को आधा किया, क्योंकि व्यंजन है तो क क्या हुआ? आधा। क नहीं, क्या है? का, तो क आधा हुआ, क्या बाहर निकला? आ, का है ना वो, क धन आ। और लास्ट में क्या आपका? रो, तो रो आपका क्या? आधा। रो, रो, तो लास्ट में क्या लगा? ओ, यानी कि क्या बाहर निकला आपका? ओ बाहर निकला। क्या बाहर निकला? ओ। तो ये तो हो गया विच्छेद। अब देखिए ये वाला, अगर हम सब स्वरों की बात करें ना, तो स्वरों की, तो ये वाला जो ई है ना, ये 9 के साथ लग रहा है, व्यंजन के साथ लग रहा है ना। अब देखो ये आ क के साथ जुड़ रहा है, ये ओ किसके साथ जुड़ रहा है? रो के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, किसको? अनुस्वार को, अगर अनुस्वार को देखेंगे तो ये जो अनुस्वार है, अंक जो है, ठीक है, ये अनुस्वार जो है, ये रो के साथ ना लग के किसके साथ लग गया है? स्वर के साथ, यानी कि ओ के साथ। यानी कि अनुस्वार किसके ऊपर चढ़ा है? आपका ओ के ऊपर चढ़ा है। इसीलिए ये जो अयुग्वाह होते हैं आपके, किसके साथ नहीं चढ़ते? आपका व्यंजनों। जैसे एक और शब्द लेते हैं, जैसे अतः लिया, क्या लिया? अतः, किससे मिल बना है? अ धन आधा तो धन अह। ठीक है, अब इस विसर्ग को ना यहां जुड़ना चाहिए था, किसके साथ? तो के साथ, लेकिन जुड़ा किसके साथ? ओ के साथ। यानी कि ऐसे स्वर जो व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते क्या कहलाते हैं? आपके अयुग्वाह कहलाते हैं। ठीक है, इतना लिखिएगा। और अंक और अह दो क्या होते हैं? आपके अयुग्वाह होते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा चलिए आज के लिए एक लास्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। आपने हिंदी में एक वर्ण देखा होगा, ठीक है, ओ, इसको अर्धचंद्रा बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये लिखता हूं तो आप इसको क्या पढ़ेंगे और आप इसको क्या पढ़ेंगे? ठीक है, पहले वाले को आप लोग क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर। क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर। जबकि दूसरा वाला क्या है? डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर। यानी कि इस आ को, डा को इसने क्या बनाया? डॉ बनाया, डॉ, डॉक्टर बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं? आपका अर्धचंद्रा। और इसको वैसे ही हिंदी के मूल स्वरों में नहीं है, हिंदी का स्वर नहीं है, लेकिन स्वरों में इसको लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। तो आप नोट में लिखिएगा, ये वाला चिन्ह बनाइए, अर्धचंद्रा लिखिए, ये लिखिएगा, आ लिखिए, अर्धचंद्र के साथ डैश कीजिए, डैश करके लिखिए यह आगत या ग्रहित स्वर है। आगत यानी कि आया है, ग्रहित यानी कि हमने ग्रहण किया है। लिखिए यह आगत ऑब्लिक ग्रहित स्वर है जो अंग्रेजी भाषा से आया है। आगत या ग्रहित स्वर है जो अंग्रेजी भाषा से आया है। तो साथियों ये वर्णमाला जो हमारा दूसरा चैप्टर था उसका थोड़ा बहुत क्या था? इंट्रोडक्शन। कल से हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और इससे आगे की चीजें हम कल देखते हैं। ठीक है, और अंत में यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपके लिए मददगार सिद्ध हो रही हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका एग्जाम होने तक हम आपको जो हिंदी का पूरा सिलेबस है, पटौरी, लेखपाल और वीडियो पीढ़ी तक, उसको फॉरेस्ट गार्ड तक इसको पूरा करके देंगे हिंदी को यूट्यूब पे। ठीक है, और वीडियो को शेयर वगैरह कीजिएगा अपने दोस्त लोगों के साथ। और अंत में अगर आप लोगों को एसएससी जीडी की ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़ में आप लोग आ सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना जो लिंक है वो जो फोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से सीधे मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि कल एक बार फिर हम लोग मिलेंगे और कुछ नया हमको सीखने को मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद, प्रणाम।